नमस्कार। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही बेहतर होंगे, आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, एक ऐसा विषय जो हर विषयों के साथ भाईचारे का संबंध रखता है। इस विषय को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे, या हम कहें इस विषय में या इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम इसकी परिभाषा देखेंगे, इसकी शाखाएं देखेंगे कि किस किस तरीके से अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी में, क्यों हमें ज्योग्राफी समझना चाहिए, आखिर ये शब्द हमें क्यों समझना चाहिए, हमारी इसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, यह भी देखेंगे। क्या मात्र यह पढ़ाई जीवन से ही संबंधित है? पढ़ाई जीवन का मतलब ये है कि क्या मात्र यह केवल तब तक हमें जीवन में सहायता करता है यह विषय जब हम नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? तो ऐसा नहीं है। इस विषय में जब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसकी उपयोगिता बहुत ही संकीर्ण नहीं है, बहुत ही विशाल है। और आप देख पाएंगे, हम देख पाएंगे कि जीवन के हर एक पहलू, हर एक अंग में, जीवन के अंग में की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप देख पाएंगे कि उसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ संबंध रहा है। आगे देख पाएंगे कि हमारा अपने परिवेश को देखने का नज़रिया क्या हो जाएगा। मतलब ये कि जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते करते उन सारी चीज़ों को देखने लगते हैं जो हमारे परिवेश में घटित हो रही हैं, तो क्या हमारा जो नज़रिया पहले था इस विषय को पढ़ने से पूर्व, जो हमारा अपने परिवेश को देखने का नज़रिया रहा होगा या रहा है, तो इसके देखने, इस विषय को पढ़ने से पूर्व जो हमारा अपने परिवेश के साथ रवैया रहता है, नज़रिया रहता है, क्या वही नज़रिया इस विषय को पढ़ने के बाद भी रहेगा या कुछ बदल जाएगा? क्या हम सूर्योदय होते हुए जब देखते हैं सूर्योदय को, तो क्या उसी तरीके से देख पाएंगे जिस तरीके से भूगोल विषय को पढ़ने से पूर्व हम देखा करते हैं? आगे हम देखेंगे कि अन्य विषयों के साथ इंटरलिंक है। कहने का मतलब जो अन्य और भी विषय हैं, इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, कल्चर, है ना, संस्कृति तो एक पार्ट हो जाता है। जो या और सारी चीज़ें, पॉलिटी, किस तरीके से आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ कैसे ज्योग्राफी, या ये यूँ कहें कि ज्योग्राफी के दोस्त कौन कौन से हैं, अगर हम इसको ऐसे ही कहें कि इनके दोस्त को हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट के साथ किन किन अन्य सब्जेक्ट की दोस्ती है। तो परिभाषाएं अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है। तो इसकी परिभाषा को हम कैसे देख सकते हैं कि पृथ्वी, देखिए भूगोल में जो है, भू का अर्थ होता है भूमि, या हम कहें पृथ्वी, अगर हम ऐसे ही कहें तो पृथ्वी। तो पृथ्वी की जो सतह है, या पृथ्वी पर जितनी सारी विषमताएं पाई जाती हैं, एक लाइन में बोलूं तो पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विषमताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, या हम जिस विषय में अध्ययन करते हैं वो भूगोल कहलाता है। देखिए परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे लेखक अपने अपने तरीके से व्याख्यायित करते हैं किसी भी विषय को, लेकिन ये भी प्रामाणिक परिभाषा है कि पृथ्वी की सतह के बारे में, या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ जो हैं, कहीं कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, हम देख पाते हैं कि वो किस विषय में किया जाता है, वो भूगोल के या भूगोल विषय में ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस विषय की शाखाएं क्या है। शाखाओं का मतलब ये होता है कि देखिए शाखाएं होती क्या है। शाखाएं जैसे एक पेड़ होती है, देखिए मैं शब्द को इसलिए शाखाओं में विभाजित कर देता हूँ, या शब्द को जब हम समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ एक कॉन्सेप्ट निकल कर आना चाहिए,
हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। कहने का मतलब हैंडल, कहते नहीं हैंडल करो, इस केस को कैसे हैंडल करेंगे हम, कहते नहीं कि ये समस्या है इसको कैसे हैंडल करेंगे। हैंडल का मतलब होता है कि हैंडल विथ केयर, मतलब किसी भी, और ये कॉन्सेप्ट जब मैं इसमें लगाऊंगा तो मैं इस शब्द को, जो शाखा रूपी शब्द है, शाखा जो शब्द है, इसको हम समझते कहते हैं। देखिए अगर मैं यही पे देख लेते हैं, अगर एक पेड़ है, ये क्या है, ये एक पेड़ है, तो पेड़ में क्या होता है, जो इसकी शाखाएं होती हैं, ये इससे पतली, जो इसकी शाखाएं होती हैं वो इसका जो मेन पार्ट होता है, क्या तना बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी, तो इससे तो पतला ही होता है। तो कहने का मतलब जब इसकी ज्योग्राफी तो बहुत ही विशाल सब्जेक्ट हो, पूरी पृथ्वी की सतह के बारे में अध्ययन करेगा ज्योग्राफी, लेकिन पृथ्वी पर तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारे खंड हो जाते हैं, बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, लेकिन अभी मेन चीज हम देखेंगे कि कैसे चीजों को देखना है। अब पृथ्वी, अब मुझे भारत का, या हम कहें भारत का भूगोल हमें जानना है, तो उसके लिए क्या होगा, भौतिक भूगोल जानना है, तो ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसी शाखाओं के बारे में हम देखते हैं। कहने का मतलब शाखाएं क्यों विभाजित की जाती हैं, इसलिए विभाजित की जाती हैं कि वो अच्छे तरीके से उसको और हम समझ पाएं, देख पाएं अच्छे तरीके से। जैसे एक वृक्ष में जब ये इतना मोटा है तो इतने पतले हुए, तो इससे क्या होता है कि वो चीजें क्या हुई, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी घटनाओं को साथ अगर हम पढ़ेंगे तो अध्ययन नहीं कर पाएंगे, उन बारीकियों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो वास्तव में साइंस जहाँ तक पहुंचना चाहता है। या हम कहें कि हर एक घटना के पीछे का रीजन फाइंड करना ऐसे संभव नहीं हो पाता है। संभव तभी हो पाता है जब हम उसको बहुत ही बारीकी के साथ विश्लेषण करते हुए उसका संश्लेषण करते हैं, उनमें हम साइंस के माध्यम से, है ना, उसके पीछे का रीजन फाइंड करने के लिए प्रयोग करते हैं, कई सारी चीज़ों को, कई सारे सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं, तब जाकर एक साइंटिफिक रीजन फाइंड हो पाता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे परिवेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे वातावरण में घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मैं यह कहूँ कि आज बारिश हो रही है, और वास्तव में हो रही है, आज हमारे यहाँ तो हो रही है, तो कहने का मतलब है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे के रीजन को फाइंड करने के लिए विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ें की होंगी, अनुप्रयोग किया होगा, है ना, साइंस के तरीके लैब में उसको टेस्ट किया होगा, और कई सारी घटनाओं को अध्ययन करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट लेकर सामने आती है विज्ञान। और वो रिजल्ट क्या होता है, वो रिजल्ट प्रमाणिक होता है। प्रमाणिक इसलिए होता है कि, और इसी आधार पर ही तो वो आज IMD के बारे में, ये मौसम विज्ञान संबंधी, भारत की मौसम विज्ञान संबंधी डिपार्टमेंट है। इसमें क्या होता है कि ये आपने सुना होगा कि IMD के पूर्वानुमान, चक्रवात अभी बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और वो धीरे धीरे तटों की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे मौसम से संबंधित चीज़ों के बारे में हम पूर्वानुमान करते हैं। तो पूर्वानुमान कैसे करते हैं, इसके पीछे का तकनीकी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को कैसे आज IMD इस स्तर पर पहुंच पाया। IMD की सफलताएं इस स्तर पर हैं कि पहले जितने समय में जो चीज़ें पूर्वानुमान करती है ये संस्था, वो सही होता है, लगभग चीज़ें वैसे ही होती हैं। तो साइंस इतना आगे ऐसे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करना पड़ता है किसी चीज़ को, कुछ चीज़ें छूट ना रह जाए, कुछ चीज़ें रह ना जाए, संपूर्ण अध्ययन करना पड़ता है, फिर जाके फाइनली रिजल्ट पर आया जाता है कि वास्तव में ये घटना हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो इसके पीछे की क्या क्या रीजन है, ये चीज़ें। अब बारिश होती है तो सामान्यतः क्या होता है, बारिश के पहले आप देखेंगे कि टेम्परेचर, या उस दिन अगर आप बहुत ठंड पड़ रही है, अगर उस दिन बादल हैं आसमान में, तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर उस दिन का जो ठंडी है वो हल्की सी कम होती है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब है कि सामान्यतः
अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो अगर जिस दिन बादल रहेगा आसमान में उस दिन क्या होता है कि 12-15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके भी पीछे का भूगोल हम समझेंगे, लेकिन आज मुख्यतः जो हमारा विषय है या जिस शीर्षक पर हम बात कर रहे हैं उस पर बात कर लें तो अधिक बेहतर होगा। तो शाखाओं के विभाजित करने का कारण समझ में शायद हम समझ सकते हैं कि क्या रहा है। अब पहली बात आती है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब ये हुआ कि भूगोल की वह शाखा, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप का मतलब होता है जो भौतिक स्थलाकृतियाँ हैं, जो अर्थ के भौतिक स्वरूप है, अर्थ का भौतिक स्वरूप है। अब आप आंख बंद करिए और आंख बंद करके आप देखेंगे कि आपने अपने जीवन का जो भी जीवन समय व्यतीत किया होगा, हो सकता है कि आप एक ऐसे स्थान पर रह रहे हों जहाँ पर पर्वत हो सकता है आपकी सुबह नदियों की कलकल की आवाज़ों से होती हो सकता है कि शाम को ढलते समय या शाम को जब पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होता है तो उस समय वो कहीं कहीं पर पेड़ के पीछे, कहीं कहीं पर बादलों के पीछे, कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो पर्वतों के पीछे छुपता हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये घटनाएं हैं। तो जैसे स्थलाकृतियाँ, एक शब्द आता है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा आगे एक शब्द ये होता है, एक शब्द होता है उच्चावच। ठीक है, शब्द दो है तो अर्थ भी दो होगा, लेकिन सामान्यतः हम कह सकते हैं कि अर्थ एक ही होता है। लेकिन अगर एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर दो शब्द बने हुए हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये इसका अर्थ दो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होगा, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं कि सामान्यतः एक ही चीज है। देखिए, इसको दो शब्दों में कर करके इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें। स्थल पर आकृतियां, मतलब कोई भी स्थल है आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए आपके कोई भी स्थल है, कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि पहाड़ है, कहीं कहीं पर देखते हैं पठार है। पठार का मतलब हो गया कि उसकी आकृति जो टेबल नुमा होती है, उसका एक सिरा मतलब वो टेबल नुमा होती है, उसके कई सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, मतलब विशेषताएं होती हैं। कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, और झरनों का जो दृश्य होता है वह वास्तव में बहुत ही अलग होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। और कभी कभी जब झरनों को विहंगम दृश्य का मतलब होता है, विहंगम शब्द उपयोग किया जाता है। अगर पक्षी उड़ रही है तो पक्षी जो देखती है नीचे उसे विहंगम, अगर आप पक्षी जब देखती है तो उसे विहंगम दृश्य कह दिए। अगर आप जहाज से उड़ रहे हैं और आप नीचे देख रहे हैं तो वो भी शब्द वहां से उत्पन्न हुआ है पक्षी के संदर्भ में। लेकिन क्या होता है कि हम मनुष्य के संदर्भ में अगर कहें, अगर आप जहाज में या हम जहाज में उड़ रहे हैं और हम जहाज के माध्यम से नीचे देख रहे हैं तो हम कहेंगे बहुत ही विहंगम दृश्य। ये शब्द हैं और इस शब्दों का खेल ही होता है अच्छी चीज़ों को समझने के लिए। तो स्थल आकृतियाँ मतलब कोई भी स्थान है उसकी आकृति क्या है, सिंपल सा मतलब यही है। जैसे कहीं पर पहाड़ है, हमने बताया, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर समुद्र का तट है, कहीं कहीं पर नदियों ने पहाड़ को काट दिया है, कहीं कहीं पर पहाड़ अभी भी क्या हो रहा है, मतलब जैसे आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। इसके पीछे का रीजन है जो भूगोल बताता है, कई सारे रीजन फाइंड करता है भूगोल। वो हम इसी विषय में आके देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा है, हम समझ चुके होंगे कि स्थलाकृतियाँ, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। देखिए, आप हो सकता है इस बारे में सोचेंगे कि हम शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं शब्द कहूँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सीखने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और आप भी बहुत कुछ हमसे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जो आता है वो ये होता है कि हाँ,
अच्छा लगता है ये क्रियाएं करना मुझे थोड़ा सा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस माध्यम से एक नई स्किल को सीखा जाए और खुद को बोलने का कौशल, हर एक शब्द के पीछे या एक प्रामाणिक बात करने की कला कैसी होती है, इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। मैं शब्द बहुत ही कहते हैं अहंकार रूपी शब्द है। माना जाता है कि मैं क्या, मैं कुछ नहीं। आप, अगर मैं आप कहूँ तो आप जैसे सुन रहे होंगे, आप कहने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। और हो सकता है कि इस सुनने की प्रक्रिया में बहुत ही हमसे अनुभवी लोग सुन रहे हों, अनुभव इसी क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में, तो उस समय चुभता है, उस समय ये शब्द चुभेगा कि आप। तो इसलिए अगर हम शब्द का उपयोग करते हैं तो शायद हमें लगता है या मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होता है। हम का मतलब हम की भावना आती है, अपनत्व का भाव आता है। बस यही सारी चीज़ें थी, हमने ये देख लिया। अब हम इसी के बारे में देखते हैं। भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है? भौतिक भूगोल में सामान्यतः जो घटनाएं हैं, कहीं कहीं पर स्थल तमीर चल रही, कहीं कहीं पर देखेंगे धूप निकली हुई है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर क्या होता है एक ही स्थान पर बहुत तेज बारिश, बहुत कम बारिश हो रही, कभी कभी बिजलियां चमकना। ये सारी चीज़ें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में। विश्व का भूगोल, जो यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, विश्व का भूगोल का मतलब हो गया, भूगोल पृथ्वी के सतह के बारे में अध्ययन करना है, क्षमताओं का अध्ययन करना है। लेकिन वैश्विक स्तर पर जो बहुत ही, जैसे समुद्री धाराएं क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैश्विक तापमान, इन सारी चीज़ों के बारे में जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालता है। फिर हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल, देखिए भूगोल अब यहाँ पर शाखाएं, क्योंकि एक अलग ही शाखा हो गई ना, भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के बारे में। भारत की एग्रीकल्चर, जो कृषि है, वो पूर्णतः, या हम कहें कि भूगोल से बहुत जुड़ा होता है, क्योंकि कृषि की उपज उसी भूमि से होती है और भूमि के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं भूगोल में। मानव भूगोल में हम देखते हैं कि जी भूगोल किस तरीके से मानव को प्रभावित करता है, मानव की गतिविधियों को किस तरीके से प्रभावित करता है। आखिर भूगोल किस तरीके से हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृतियों में परिवर्तन लाता है, या हम कहें हमारी सभ्यता का अंग क्या क्या हो, इसमें क्या क्या या किस तरीके से भूगोल की भूमिका होती है, ये सारी चीजें हम इसमें अध्ययन करें। भूगोल किस तरीके से मानव को प्रभावित करता है। जैसे भूगोल हमने इतना देख लिया, 4 शाखाओं के बारे में देखा। फिर हम देखते हैं हम क्यों ज्योग्राफी को समझना चाहिए, क्यों हमें ज्योग्राफी को समझना चाहिए। देखिए, ज्योग्राफी को इसलिए भी समझना चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं, हम वो सारी प्रक्रियाएं ज्योग्राफी के अंतर्गत, ये सुबह उठना, रात होना, ये सारी चीज़ें, जब हम इन सारी चीज़ों के पीछे का जब हम रीज़न का मतलब ये है कि जब हम ये देखने की कोशिश करें कि रात क्यों हो रही है, जब प्रश्न हमारा ये होने लगेगा कि रात क्यों हो रही है, दिन क्यों हो रहा है, ये सूर्य एक बार सर ऊपर और फिर पूर्व पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है ना, पूर्व दिशा में उदय होता है, ये क्या क्या घटनाएं हैं। ठंडी में दिन दिन छोटे होने लगते हैं जब ठंडी आने की शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे ठंडी जाते जाते दिन बड़े होते हैं। गर्मियों में बहुत है ना ज़्यादा बड़ा दिन होता है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे का कारण क्या है, तो इसलिए भी हमें समझना चाहिए। अभी क्या देखते हैं, फॉग, कभी कभी कोहरा पड़ता है ठंडी में, कभी कभी नहीं पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये ज्योग्राफी हमें समझाता है। ठीक है, ज्योग्राफी जब हम समझ पाते हैं ना, पढ़ने एक स्तर हो गया कि हम इस नज़रिए से पढ़ें, इस नज़रिए से ज्योग्राफी को पढ़ें कि ये पेपर में आएगा। हमें एसएससी या जो भी एग्ज़ाम देना, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने हैं, उसके बारे में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रट लो। हाँ, कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर जो वर्तमान न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या है, और उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं
उद्देश्य क्या है। एनसीईआरटी जो किताबें होती हैं, जो उसमें शुरू में ही लिखा गया है, जब आप हम पहला पेज उसका पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि हम पढ़ाने की उस पद्धति का विरोध करते हैं जो बच्चों को रटाने पर जोर देता है। मैं अक्षरशः ये नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। भाव यही है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बच्चों को, या एनसीईआरटी की पुस्तकें इस बेस पर बनाई जाती हैं, या इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है, इसको बनाने के पीछे इसके पीछे मतलब इसको जो चित्रांकन किया जाता है, इसमें शब्दों का कैसे जोड़ा जाता है, कहानियों का समावेश किया जाता है, तो उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को रट्टू विद्या न दिया जाए, उनको रटने योग्य न बनाया जाए, उनको उनको इस स्तर पर सक्षम बनाया जाए कि वो चीज़ों को समझ पाएँ, उनके परिवेश में क्या हो रहा है उन सारी चीज़ों को समझ पाएँ और उनसे बौद्धिक क्षमता का विकास हो। क्योंकि जीवन में इन्हीं सारी चीज़ों या यही सारी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं जब हम इन्हीं घटनाओं को समझे रहते हैं। अब मैंने यहाँ पर शाखाएं को बताने के लिए ये क्यों बताया, ये इसलिए नहीं बताया, मैं आगे बढ़ सकता था कि 4 पॉइंट हैं, ठीक है, लेकिन शाखा का मतलब हमें ये भी तो यहाँ पे पता लगा कि क्या जरूरत है यार शाखा बांटने की। देखिए, यही जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते समय, समझते समय, उसकी उपयोगिता, मूल्य, वैल्यूज हमारे जीवन में वो कितना प्रभाव डालेगी, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जब हम एक तरीके से इनके बारे में एक माइंड में इसके पीछे एक दृष्टिकोण रखकर आगे बढ़ते हैं तो समझने का, जानने का नजरिया कुछ अलग हो जाता है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि समुद्र तट पर 2 लोग जा रहे हैं, पहला व्यक्ति सैर करने के नजरिए से जा रहा है कि हवाओं का आनंद लेना है, और दूसरा व्यक्ति एक चुंबक में बंधी हुई रस्सी को हाथ में पकड़े हुए और मिट्टी पर चलाते हुए लेकर जा रहा है। दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन पहले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कि हमें सैर करना है, हमें हवाओं का आनंद लेना है, प्रकृति की सुंदरता को देखना है। दूसरे व्यक्ति जो चुंबक में रस्सी के धागे या रस्सी बंधी हुई है उसको हाथ में पकड़े हुए ले जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है कि इसमें से वो मूल्यवान चीज़ें इस चुंबक में चिपक जाएंगी और ये मेरी आजीविका का साधन भी होगा। क्योंकि रात में ये सारी चीज़ें हम विनिमय करके, क्रय करके, विक्रय करके जो भी चीज़ें हैं वो जो भी करते हैं के माध्यम से कुछ हमें प्राप्त होगा। कुछ प्राप्त होने का मतलब ये है कि आजीविका का मतलब ये हुआ कि जीवन चलाने के लिए कुछ चीज़ें तो आवश्यक है, पैसा है, भोजन है, ये सारी चीज़ों के लिए वो काम करते हैं। तो कहने का नज़रिया क्या था, तो इसीलिए तो यहाँ पर हमारी चीज़ों हमें एक पर्सपेक्टिव पता लग जाएगा कि शाखाएं क्यों बांटी जाती हैं। किसी भी चीज़ में शाखाएं ऐसे ही, विज्ञान की शाखाएं, भौतिक, भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कई सारी, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 2 चीज़ों को समझ पाए। तीसरा हम समझ पाए हमारा अपने परिवेश का नजरिया क्या हम वैसे ही कोहरे को देखेंगे जैसे आज, या ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम देखा करते थे। नहीं, जब आपके सामने कोहरा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो कोहरा बनता है। हवाएं बहुत ही वो दिन नहीं चलती हैं लगभग हम देखते हैं। देखिए, इसके पीछे का रीज़न है, हम आगे इसी चर्चा में हम आगे देखेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से ज्योग्राफी को कवर करेंगे कि हमारी बेसिक समझ पैदा हो। समझ के साथ साथ ये है कि एक जागरूक व्यक्ति की तरह हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, 2 तरीके का स्तर ये है कि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ना जानता कि उसे रट लिया जाए, रट कर आप ठीक है, और जो चीज़ें शायद मुझे करना है उसमें रटने की कोई उपयोगिता भी नहीं है, तो बेहतर है हमारे लिए भी, आपके लिए। अपने परिवेश के बारे में हमारा नज़रिया तो बदल जाएगा ही, और हम ये थोड़ी ना कहेंगे बच्चों से कि बेटा पढ़ लो नौकरी मिल जाएगी। हमारा नज़रिया इस स्तर पर भी बदल जाएगा कि ये सूर्य सुबह लाल क्यों होता है, और
शाम को अस्त होते वक्त लाल क्यों होता है? लालिमा होती है ना, और दोपहर में हल्का सा लाल लालिमा तो नहीं होती। इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे बात करने का तरीका ये हो जाएगा, हम चीज़ों को बहुत ही साइंटिफिक देखने लगेंगे। हम चीज़ों को बहुत ही साइंटिफिक देखने लगेंगे। जब एक किसान ज्योग्राफी को समझ पाएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो वो ये समझ पाएगा कि जो आने वाला मानसून है गर्मियों के महीने में जो आता है, उसके पीछे वो सीधा IMED के वेबसाइट पर जाएगा और क्लिक करेगा और देखेगा कि मानसून की प्रक्रियाएं क्या हैं, IMED के ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं मानसून के बारे में, अब की बार मानसून के बारे में क्या पूर्वानुमान है। ये नज़रिया हो जाएगा हमारा जब हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी चीज़ें तो हैं अन्य चीज़ों की। अब हम बात करते हैं अन्य विषयों के साथ इसकी इंटरलिंक करती है। इंटरलिंक का मतलब होता है कि कोई भूगोल किस तरीके से इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, IR, संस्कृति, सभ्यता, ऐसे बहुत सारी चीजें कैसे प्रभावित करता है। एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर। देखिए भूगोल, अब जैसे अगर मैं कहूँ जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है परंपरागत रूप से जो अभी तक चलता आ रहा था वो कोयले के माध्यम से होता है। अब ये सारी प्रक्रियाएं, अब अर्थव्यवस्था में क्या होता है पता हो, ये आर्थिक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आजीविका के साधन उत्पन्न होते हैं और लोग क्रय करके, विनिमय करके, चीज़ों के माध्यम से लोग अपनी आजीविका का संचालन करते हैं अर्थव्यवस्था में। और ये सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही, जो हमारा बजट तैयार होता है, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंदर आ जाती हैं, इकोनॉमी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक एक ही विषय में पूर्णता होता है, नहीं, हर एक टॉपिक में सारे सब्जेक्ट का अंश अलग अलग होता है। अगर हम एक ही टॉपिक ले लें, अगर मैं यहाँ पर मान लूँ एक ही टॉपिक ले रहा हूँ मैं, क्या, स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सा टॉपिक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि ये हर एक सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। भैया अरे देखिए, ये भूगोल से कैसे जुड़ा हुआ है, भूगोल से इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप कहाँ रहते हैं ये डिफाइन करेगा। अगर आप बहुत ही नमी वाले एरिया में, आप तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके खाने पीने का तरीका अलग होगा, आपके खाने पीने में जो पकवान हैं वो अलग अलग होंगे। आप वो खाना नहीं खाएंगे या हम वो खाना नहीं खाएंगे जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग खाना खाते हैं, अलग होगा। अब जैसे हम कहीं चले जाते हैं, मान लो अगर आप मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अगर आप तमिलनाडु साउथ की तरफ जाते हैं, सॉरी अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं और आप साउथ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में फ़र्क है। वहाँ पे लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस यही नॉर्मल टेम्परेचर होता है, या ठंडी हो जाए गर्मी हो, ठंडी वहाँ पे पड़ती ही नहीं है। गर्मी में तो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो ही जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना मैदानी इलाके में होता है। मैदानी इलाके उत्तर भारत साइड में होता है। तो ज्योग्राफी किस तरीके से, अब जो अगर मैं अभी तमिलनाडु, केरला वगैरह जाऊँ तो मेरे हेल्थ पर इफेक्ट डालेगा, क्योंकि वहाँ का मेरे लिए, मेरा जो बॉडी है, मेरे अंदर वो एडॉप्टेशन नहीं है, समय लगेगा। लेकिन तुरंत जाऊँगा तो हो सकता है बीमार पड़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी के साथ, वहाँ के क्लाइमेट के साथ मुझे जीना नहीं आता है। स्वास्थ्य पर यह प्रभाव डालता है। इकोनॉमी कैसे प्रभाव डालती है? इकोनॉमी इस तरीके से प्रभाव डालती है कि भैया अगर हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा, हमारे पास जेब में पैसा नहीं होगा तो हम अपने जीवन में पोषण नहीं ले पाएंगे, अपने खाने पीने में, भोजन में पोषण नहीं होगा। और जब जीवन में पोषण नहीं होगा तो हेल्थ का खराब होना स्वाभाविक है। अब हेल्थ भी खराब है, पैसा भी नहीं, और डॉक्टर से कैसे अपने हेल्थ को कैसे सही करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ इकोनॉमी जुड़ा हुआ है? और कैसे, मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति IT सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा जो आपने रानीगंज फिल्म देखी होगी, मिशन रानीगंज, उसमें एक कोयले की खदान में व्यक्ति काम कर रहा है। भैया दोनों आजीविका के लिए काम कर रहे हैं,
एक IT सॉफ्टवेयर है, दूसरा व्यक्ति जो है वो कोयले की खदान में काम कर रहा है। तो क्या काम आजीविका के साधन उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालेंगे? क्या जो व्यक्ति कोयले की खदान में काम कर रहा है उसका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा होगा, या उसके इन्वायरमेंट का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ता है। लोगों को फेफड़े चले जाते हैं, है ना, दमा हो जाता है, कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये प्रभाव इकोनॉमी किस तरीके से स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल। एग्रीकल्चर, अरे भैया एग्रीकल्चर में हमने क्या किया? अभी वर्तमान में जो चल रहा है, अगर भारत के एकमात्र राज्य सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो सिक्किम में तो जैविक खेती होती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है उसमें किसी तरीके का ये केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किया जाते, पेस्टिसाइड वगैरह, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में क्या होता है कि हम रसायन का बहुत ही अंधाधुंध मात्रा में उपयोग करते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमें 1 बीघा खेत में, या हम कहें कि एक स्पेसिफिक लैंड पर कितनी मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए, हमें नहीं पता होता है। हमें का मतलब है कि उस व्यक्ति को नहीं पता होता है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब जानकारी क्यों नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। एग्रीकल्चर, अब हाँ वही मैं, अगर केमिकल होगा तो स्वाभाविक सी बात है हम जो खाएंगे और हमारे लिए वही सारी चीज़ें हमारे अंदर जाएंगे और वो हमारे बॉडी में बहुत सारी रोगों को जन्म देती हैं। हम देख रहे थे हिस्ट्री से कैसे स्वास्थ्य रिलेटेड होता है। हिस्ट्री को मैं देखता हूँ अभी, इसके बाद पॉलिटी देखते हैं। अब पॉलिटी में क्या होगा? पॉलिटी में जो हमारे कानून बने होते हैं, जो डॉक्टर्स के लिए कानून है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, है ना, नियम है, विनियम है, ये सारी चीज़ें मिलकर रेगुलेट करती हैं ना पूरा मेडिसिनल, वो जितनी भी मेडिसिन है। कैसे एक CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में, वो किस तरीके से किस रूल के बिहाफ पर सरकारी अस्पताल है, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उनके लिए रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? पॉलिटी के अंतर्गत आती हैं। वहाँ पर सेक्रेटरी लेवल पर जो भी चीज़ें हैं वो तय की जाती हैं। तो पॉलिटी किस तरीके से, तो ये था एक ही टॉपिक स्वास्थ्य। कहने का मतलब होता है टॉपिक उस ऑक्टोपस की तरह होता है जिसके 8-9 पैर होते हैं। कहने का मतलब वो केवल सिर नहीं होता, उसमें ऑक्टोपस मतलब होगा कि आपने देखा होगा चित्र, वो हर तरीके से अपने आप को जुड़ा होता है किसी न किसी विषय के साथ। किसी के साथ ज़्यादा जुड़ा होता है, किसी के साथ कम जुड़ा होता है, लेकिन जुड़ा हमेशा होता है। किसी भी सब टॉपिक को हो सकता है आप एकदम स्पेसिफिक डाल दें कि हाँ ये इसमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ा जाएगा, हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बहुत बारीकी में जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो उसमें अन्य सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अंत विद्यमान रहेगा। अन्य सब्जेक्ट कुछ ना कुछ मात्रा में उस पर प्रभाव डालेगा। हमने ये देखिए संस्कृति, कल्चर, ये सारी चीज़ें हैं, हमने इनको देख लिया। अन्य सब्जेक्ट की तरफ हम देख रहे थे ना, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, आप लोगों को हमें पता ही है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी तो पता लगता है कि मानसून कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी पहले याद आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से किस तरीके से संबंधित है। हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि देखिए, हिस्ट्री का मतलब है जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं। अब जो घटनाएं होती हैं, क्या, अब देखिए जैसे मैं बात करूं, अगर क्या जहाँ का भूगोल पहाड़ों वाला हो, क्या वहाँ पर युद्ध लड़ना, हाँ ऐसे ही मैं अगर कम लूँ तो चलो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं। अगर एक देश के पास पहाड़ है, दूसरे देश के पास मैदान है, दोनों देशों में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। तो भैया ये यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की ज्योग्राफी में अंतर है, और जब ज्योग्राफी में अंतर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसे कम लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर निशाना लगा पाना बहुत ही आसान होता है। तो ज्योग्राफी अब इस तरीके से जो भी इतिहास में युद्ध हुए हैं
वहाँ पर आप हिस्ट्री को जोड़ लीजिए, वहाँ पर इतिहास को डिफाइन करता है, बिल्कुल करता है कि वहाँ का इतिहास क्या होगा। अब जिस राजा का किला इन पहाड़ों से घिरा हो और उस राजा के बारे में जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो क्या उस पर आक्रमण कर पाना संभव है? नहीं। तो जुड़ा होता है। अभी मुझे एग्जाम्पल स्पेसिफिक नहीं याद है जिसे मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारे पास बेहतर एग्जाम्पल होगा तो हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब हर एक, अब पॉलिटी के साथ कैसे भैया विदेश नीति चलानी है, फॉरेन पॉलिसी चलानी है, और फॉरेन पॉलिसी का मतलब हो गया, विदेश नीति का मतलब होता है कि देश किसी अन्य देश के साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, उसके रूल क्या होंगे, किन किन सिद्धांतों पर चलकर किसी देश अन्य देश के साथ कैसे व्यवहार करता है। तो उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। ज्योग्राफी का मतलब ये होगा कि उसकी कहाँ पर है, वो विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है, और विश्व के मानचित्र में कहाँ पर स्थित है ये, और इसी के आधार पर क्या होता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी तय होती है। पॉलिटी में हो गया आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके साथ कैसा, आईआर का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि किसी देश के साथ कैसा संबंध होगा, ये बहुत ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। संस्कृति कल्चर का मतलब यही है कि भैया जहाँ की ज्योग्राफी जैसे होती है उस हिसाब से वहाँ का खान पान हो जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया या हम तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के तटों पर रहते हैं, सामान्यतः वो उनके जीवन में वो जो जलीय कृषि से संबंधित चीजें हैं, जल से संबंधित जितने भी फूड हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो लगभग हम इस विषय में जो भी चीजें थी इस टॉपिक पे हमने देख लिया। मैं शुरुआत से एक बार फिर हमने क्या क्या देखा इसके बारे में हम देखते हैं, 1-2 मिनट में हम देखते हैं। हमने ज्योग्राफी की परिभाषा देखी। ज्योग्राफी की परिभाषा में क्या, पृथ्वी की सतह के बारे में या पृथ्वी पर पाई जाने वाली विषमताओं का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। परिभाषा के बाद हमने क्या देखा, इसकी शाखा के बारे में देखा। इसकी 4 शाखाएं, भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, जो स्थलाकृतियां हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा विश्व का भूगोल, विश्व के स्तर पर जो भी विषमताएं हैं उसको अध्ययन किया जाता है। भारत का भूगोल मतलब भारत की या भारत के संबंध में जो भी सारी विषमताएं हैं भौगोलिक रूप से, उनको अध्ययन किया जाता है भौतिक स्वरूप में। मानव भूगोल में हम देखते हैं कि किस तरीके से भूगोल मानव के व्यवहार या मानव पर प्रभाव डाल रहा है। हमने ये देख लिया हमें क्यों समझना चाहिए ज्योग्राफी, हमने लगभग देख ही लिया है कि क्यों समझना चाहिए। हमारा अपने परिवेश को देखने का नजरिया स्वाभाविक है। जब हम चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और समझना, जानना, और तीसरा स्तर ये कि हम उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं, तो रवैया बिल्कुल ही बदल जाएगा। स्वाभाविक अन्य विषय के साथ कैसे संबंध है। आखिर ज्योग्राफी के दोस्त हर एक विषय हैं, और हर एक विषय का दोस्त लगभग हर एक विषय होता है, सब जुड़े होते हैं। और जिस तरीके से हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा आगे, जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे एक सीरीज में, उस तरीके से हमारा ये बहुत ही बेहतर इस पर पकड़ बनती चली जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।